सभी को नमस्कार बच्चों। देखिए, कल जो हमने चैप्टर पढ़ा, हमारी क्लास भी वही है आज और चैप्टर भी वही है। तो चैप्टर का कुछ हिस्सा हमने कल, कुछ भाग कल पढ़ लिया था और उससे आगे जो अभी पढ़ना है। और कल जो हमने पढ़ा उसमें पढ़ा कि भाई हमने दो देशों की कहानी ली थी। इसमें एक तो था श्रीलंका और दूसरा था बेल्जियम। श्रीलंका और बेल्जियम, श्रीलंका और बेल्जियम दोनों देशों के बारे में हमने जाना। अब क्या जाना, हमने इनके सामाजिक समीकरण इसको समझा। बेल्जियम में हमने पढ़ा कि भाई डच भाषी लोग, फ्रेंच भाषी लोग, यानी फ्रेंच और डच भाषा के समुदाय ज्यादा थे। डच जो था वो ओवरऑल अगर हम देश में देखते हैं, पूरे देश में डच समुदाय बहुसंख्यक था, लेकिन उसकी राजधानी ब्रुसेल्स की हमने बात की थी तो वहां पर डच समुदाय जो था वो अल्पसंख्यक में आ रहा था। ये जाना। उसी प्रकार से हमने श्रीलंका में पढ़ा। श्रीलंका में हमने जाना कि भाई सिंगली समुदाय बहुसंख्यक था और वहां पर तमिल समुदाय जो था वो अल्पसंख्यक था। दोनों देशों के हमने जाति समीकरण पढ़े, उसको समझा, जाना। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने अपने शासन व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए, किस तरीके से शासन व्यवस्था चलाई, और श्रीलंका ने अपने देश में किस प्रकार से अपने शासन को चलाया, किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को संभाला। तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं बेटा श्रीलंका सरकार की शासन व्यवस्था। बच्चों देखिए, श्रीलंका जो है वो 1948 में एक स्वतंत्र देश बना। स्वतंत्र देश के रूप में 1948 में वो अस्तित्व में आया। और उसके बाद सरकार ने जब अपनी कमान संभाली तो क्या क्या किया अपने देशवासियों के लिए, नागरिकों के लिए, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई, उसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि वहां पर श्रीलंका में बहुसंख्यक जो समुदाय था वो था सिंगली समुदाय, और दूसरे नंबर पर जो था वो था तमिल। सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय, दो समुदाय थे। अब जो सरकार थी श्रीलंका की, वो सिंगली समुदाय के प्रभुत्व को स्वीकार कर चुकी थी और उसके प्रभुत्व को स्वीकार करने के परिणाम के स्वरूप उन्होंने सिंगली समुदाय के लिए कई सारे कदम उठाए। इसमें पहला है कि सिंगली समुदाय अपने बहुसंख्या के आधार पर शासन प्रभुत्व जमाना चाहा और परिणाम में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिनका खामियाजा देश के नागरिकों को भुगतना पड़ा। सबसे पहला जो कदम था, 1956 में एक कानून बनाया जिसके अनुसार तमिल को दरकिनार करते हुए 1956 में सरकार ने क्या किया, 1956 में एक कानून इस प्रकार का बनाया कि भाई तमिल समुदाय को दरकिनार कर दिया और सिंगली समुदाय को आगे लाते हुए सिंगली भाषा को राजभाषा का रूप दे दिया गया। किसका रूप दे दिया गया? राजभाषा का। दोबारा सुनेंगे। 1956 में सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया जिसमें सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। जब दो भाषाओं में से एक भाषा को राजभाषा का दर्जा मिल गया तो सीधी सी बात है बच्चों, तमिल भाषी लोग जो थे वो इससे नाराज हुए, उनको धक्का लगा, उनको एक अलग ही महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। दूसरा कदम क्या था, सरकारी नौकरियों में अगर सरकारी नौकरी कोई निकलती है मान लो, तो वहां पर भी सिंगली समुदाय को प्राथमिकता दी गई। सरकारी नौकरी अगर कहीं निकलती किसी विभाग में देश में, तो सिंगली समुदाय के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। इस तरह का
कानून उन्होंने पास किया या संविधान में जगह दी ऐसे कानून को, या इस तरह की बातें रखी उन्होंने। तीसरी जो बात थी, संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार जो है वो बौद्ध धर्म को का संरक्षण करेगी, बौद्ध धर्म का संरक्षण करेगी और इसको बढ़ावा देगी। तीसरी बात ये थी, श्रीलंका सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए थे, ये कदम किस लिए उठाए गए थे? सिंगली समुदाय को की प्रभुसत्ता स्वीकार करते हुए उनके अंडर में आकर के, उनके दबाव में आकर के उन्होंने 3 कदम ऐसे उठाए जिसका खामियाजा उनको बहुत बड़े रूप में देखना पड़ा। तो इसमें पहला था कि सिंगली समुदाय की जो राजभाषा थी, उनकी भाषा सिंगली भाषा, उसको राजभाषा घोषित कर दिया। और दूसरा जो था वो था कि भाई 1956 में ये नियम लागू किया गया कि जो नौकरी निकलेगी कोई भी सिंगली समुदाय को ही प्राथमिकता उसमें दी जाएगी। तीसरी बात थी कि बौद्ध धर्म का संरक्षण देगी सरकार, और सरकार इसको बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी श्रीलंका सरकार। अब रही बात तमिल चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई और धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन इनका संविधान में कोई जिक्र नहीं था कि इनके धर्म का क्या होगा। यानी कि यहां भी कही गई राजभाषा वो भी सिंगली समुदाय, नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी सिंगली समुदाय, बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी सरकार वो भी सिंगली समुदाय का था। वहां पर क्रिश्चियन, हिंदू या मुस्लिम धर्म का कोई जिक्र नहीं किया गया। सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि जब इस तरह का अनदेखा तमिल समुदाय के साथ किया गया तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने क्या किया, देश में अपने संगठन बनाने का प्रयास किया, एक होकर के सरकार के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया। वो सोचा एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों की वजह से श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा। उनको ऐसा महसूस होने लगा बच्चों कि सरकार हमें अकेला छोड़ रही है, सरकार हमारे साथ अनदेखा कर रही है, हमारी अनदेखी कर रही है। सरकार जो काम कर रही है वो सिर्फ सिंगली समुदाय के लिए ही कर रही है, ऐसा इनको महसूस होने लग गया इन ऐसे कानूनों को देख करके। अगली बात है, उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। बौद्ध धर्मावलंबी, बौद्ध धर्म को मानने वाली ये सरकार या बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाली ये सरकार, कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पार्टियां जो सरकार के अंदर हैं वो सब हमारे हितों के प्रति असंवेदनशील है। यानी सरकार को हमारे हित किसी को भी ध्यान में नहीं है, हमारे हितों का अनदेखा सरकार कर रही है। उन्हें लगा कि सरकार उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। ये भी उन्हें लगा, महसूस तो अपने आप होना ही है कि सरकार जो है उनको जो समान राजनीतिक अधिकार देने चाहिए सभी को, उन अधिकारों से भी उनको वंचित कर रही है, ऐसा इनको महसूस होने लगा। इसके बाद उनके साथ भेदभाव हो रहा था, अनदेखी भी की जा रही थी। ये तो शुरू के दिन से पहले से ही इनको पता लग गया कि भाई हमारे साथ भेदभाव होता आ रहा है, अनदेखी की जा रही है हमारी। इस प्रकार से सिंगली और तमिल समुदाय के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। जब ऐसा प्रशासन चलेगा, शासन चलेगा देश में, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि समुदाय, जो विभिन्न समुदाय हैं देश में रहने वाले जो नागरिक हैं, उनके बीच में आपस में मतभेद बढ़ेंगे और उनके विचार जो आपस में दूसरे के नहीं मिलेंगे तो तनाव तो बढ़ना ही है। तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा को रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर इन्होंने संघर्ष किया। अब क्या किया, कुछ तो करना था, सरकार को दिखाना था कि हम भी हैं इस देश के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इकट्ठे होकर अपने अपने विभिन्न पार्टियां बनाई, राजनीतिक संगठन तैयार किए, बनाए इन्होंने, और देश में अपने जितने भी समुदाय थे
जितने भी लोग नागरिक थे अपने समुदाय के, उन सबको इकट्ठा किया और इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। इस मुद्दे पर, इस बात पर उन्होंने तैयार किया कि सरकार हमारी हर तरह से, हर बात पर हमें हमारा अनदेखा कर रही है। सरकार सिंगली समुदाय को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जो कि गलत है। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता को, मांगों को लगातार नकारा गया। जहां जहां तमिल रहते थे, जिन क्षेत्रों में तमिल रहते थे, उन क्षेत्रों की स्वायत्तता को लगातार नकारा गया, उनको नजरअंदाज किया गया, उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। यानी उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए, और बगल में ही अगर मान लो कोई सिंगली समुदाय का समाज है या कोई गांव है या शहर है, तो वहां पर पूरी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों समुदायों में भेदभाव किया गया सरकार की तरफ से। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच में पारस्परिक अविश्वास ने बड़ी टकरार का रूप ले लिया और ये टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। देखिए, सरकार की थोड़ी सी गलत नीतियां बच्चों एक ऐसे मोड़ पर ले गई देश को कि दोनों समुदायों के बीच में टकराव बढ़ता चला गया और इस टकराव ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। गृह युद्ध बच्चा बता दूं आपको मैं, गृह युद्ध क्या होता है। देखिए, अगर इसके हम शाब्दिक अर्थ को देखते हैं, गृह युद्ध के शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखते हैं, तो गृह युद्ध का मतलब होता है घर का युद्ध, यानी घर ही घर में। इस ऐसे युद्ध में किसी दूसरे देश से हमें को लेना देना नहीं होता है, लेकिन हमारे देश के अंदर ही, एक देश के अंदर ही विभिन्न समुदायों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों में जब आपसी मतभेद हो जाता है और जब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे से अपने अधिकारों की मांग करते हैं सरकार से या आपस में एक दूसरे से सरकार से, जब उनका मतभेद हो जाता है और वो मतभेद लड़ाई में या अहिंसा में बदल जाता है, तो वो रूप जो होता है वो गृह युद्ध का रूप होता है। जैसे कि हमारे घर में भी हम देखते हैं, कई बार ऐसा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं छोटा सा, तो हमारे घर में भी हम देखते हैं कि हमारे घर में जब कई बार ऐसा मनमुटाव चल जाता है कि देश घर की स्थिति देखने लायक नहीं रहती, झगड़ा भी नहीं होता, लठ भी नहीं चलते, लेकिन घर की स्थिति, माहौल घर का ठीक नहीं रहता, वो सीधा सीधी बात है कि वो एक गृह युद्ध जैसा ही हालात होता है। वैसे ही देश के अंदर भी ऐसा ही होता है कि बहुत बड़ा युद्ध नहीं होता, लेकिन हालात ऐसे रहते हैं कि देश की सरकार को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वो देश की जनता के मध्य प्यार प्रेम बैठाने में बड़ी समस्या महसूस करती है और तनाव बढ़ता रहता है। ऐसी स्थिति ही गृह युद्ध की स्थिति मानी जाती है। इस गृह युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, उनके परिवार अपने देश को छोड़कर के विदेशों में शरणार्थी बन गए। देखिए, जब गृह युद्ध हुआ तो इस युद्ध में विभिन्न समुदायों के हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे परिवार तो ऐसे थे जो श्रीलंका को छोड़कर के पड़ोसी देशों में जाकर के बस गए, वहां जाकर शरणार्थी बन गए। बच्चों, शरणार्थी क्या होता है? शरणार्थी होता है बच्चों जब कोई व्यक्ति कहीं पर जाकर शरण लेता है। हम अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे घर में जाकर के रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको रख लो। इसी तरीके से एक देश से निकल करके कोई नागरिक या कोई व्यक्ति, कोई परिवार जब किसी दूसरे देश में जाकर के वहां बसते हैं, उनसे परमिशन लेकर रहते हैं वहां पर या बस जाते हैं, उसी को हम शरणार्थी कहते हैं। यानी उन्होंने वहां जाकर के शरण ले ली, अपने देश से जाकर के किसी दूसरे देश में जाकर शरण ले ली, इसी को शरणार्थी कहा जाता है। तो इस गृह युद्ध से बचने के लिए, देश के इस हालात से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, श्रीलंका को छोड़ करके विदेशों में जाकर के शरण लेनी पड़ी उनको। और आखिर 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। तो इतना बड़ा 1948 और 2009 कितनी लंबी लड़ाई चली श्रीलंका में, तब जाकर के गृह युद्ध की समाप्ति हुई। और गृह युद्ध की शुरुआत क्यों हुई, फिर गृह युद्ध कैसे हुआ, और फिर जाकर के 2009 में इस गृह युद्ध का अंत होना। अब बच्चों, हमें ये देखना है, इस क्लास के माध्यम से हमें जानना है कि क्या श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका के निवासियों के लिए सही कदम उठाए, क्या उनकी शासन व्यवस्था सही रही,
इसकी तुलना करने के लिए अब हमें साथ के साथ बेल्जियम की शासन व्यवस्था को भी समझना होगा, तब जाकर के हम दोनों देशों में तुलना कर पाएंगे कि किस देश की शासन व्यवस्था अच्छी रही, किस देश ने अपनी सरकार को चलाने में गलती की, किसने इस बात का ध्यान रखा कि वो ऐसा कदम न उठ जाए जिससे कि देश की जनता को कोई नुकसान उठाना पड़े। अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम। बेल्जियम की शासन व्यवस्था। बेल्जियम की शासन व्यवस्था। बच्चों, जब हमारे सामने किसी देश की ऐसी हालात स्थिति देखने को मिले तो उस हालात से, उस स्थिति से हमारे देश की सरकार को भी कुछ सीखना चाहिए, कुछ देखना चाहिए। ऐसा ही बेल्जियम सरकार ने उनसे कुछ सीखा, उनके हालात को देखते हुए अपने देश के अंदर जो शासन व्यवस्था की वो किस प्रकार से की वो जानेंगे हम। देखिए, उसके लिए देखिए, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने पहले ही सोच लिया कि हमें श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश में पैदा नहीं करने, उत्पन्न नहीं होने देने हैं। तो उन्होंने क्या किया, श्रीलंका की शासन व्यवस्था से एक हटकर के अलग रास्ता अपनाने का प्रयास किया अपने देश के अंदर शासन व्यवस्था में। उन्होंने देश में क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। कितनी अच्छी बात है बेटा, देश में क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता, दोनों शब्द जो है बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रीय अंतर हैं, देश के अंदर क्षेत्रीय का मतलब अगर हम हमारे देश की बात करते हैं भारत की, तो देखिए दिल्ली और दूर दराज के राज्य, आप श्रीलंका जम्मू कश्मीर जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश जाइए पूर्व में, इन राज्यों को अगर हम देखते हैं, साउथ में जाइए तमिलनाडु केरल की साइड में, अगर हम इनको देखते हैं तो कितने दूर और वहां की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, दिल्ली के बैठे हम उनका अंदाजा नहीं लगा सकते हर चीज का। तो ये विविधताएं क्षेत्र के आधार पर, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं क्या समस्या है, कहीं पहाड़ों की समस्या, तो कहीं जंगल की समस्या, कहीं पानी की समस्या, कहीं रेगिस्तान की समस्या, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगी, पाई जाती हैं। तो उस अंतर का हमें जब ज्ञान हो जाता है कि ऐसे अंतर हमारे देश के अंदर उपस्थित हैं, और सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, विविधता, इसका बेल्जियम सरकार ने बहुत ध्यान रखा। उनको पता था कि अगर हम इन दो चीजों पर फोकस नहीं करेंगे तो हम देश की जनता को वो फायदे, वो बेनिफिट्स नहीं दे पाएंगे जो हम देना चाहते हैं। फिर हमसे वही गलती हो जाएगी जो श्रीलंका सरकार ने की, क्योंकि संस्कृति के अंदर आपका धर्म भी आ गया, आपकी भाषा भी आ गई, आपकी जाति भी आ गई, आपकी बोली भी आ गई, आपके त्योहार भी आ गए, ये सारी बातें इस संस्कृति के अंदर आ गई। और इन बातों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर किस किस धर्म, किस किस जाति के, किस प्रकार के लोग निवास करते हैं। उन सबकी सुविधाओं को हमें नकारना नहीं है। उनमें से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं रह जाए जो ये समझे देश के अंदर कि मुझे सरकार ने अकेला छोड़ दिया, मेरे साथ अनदेखा सरकार कर रही है। बेल्जियम की सरकार ने इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। 1970 से और 1993 के बीच, इस 23 साल के अंतराल में बेल्जियम सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए 4 बार अपने संविधान के अंदर संशोधन किया। इस बात के लिए किया कि भले ही हमें संविधान में संशोधन करना पड़े, नियम नीतियां बदलनी पड़े, लेकिन देश की वर्तमान हालात के अनुसार हमको शासन चलाना है। देश की वर्तमान जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है या और कोई सांस्कृतिक स्थिति है, इन सबको ध्यान रखते हुए उनको देश की शासन व्यवस्था को चलाना है।
इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो संविधान में कदम उठाए वो महत्वपूर्ण कदम क्या क्या थे देखिए। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच दोनों भाषाभाषी लोगों के लिए समान मंत्रियों की संख्या निश्चित की। कितनी अच्छा कदम उठाया, कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने एक बात ये रखी संविधान के अंदर कि जो केंद्रीय सरकार बनेगी, कौन सी सरकार बनेगी, केंद्रीय सरकार जो बनेगी उस सरकार में डच और फ्रेंच भाषी लोग जो होंगे उन दोनों के बराबर के मंत्री होंगे। बच्चों इसका क्या फायदा मिलेगा, इसका फायदा ये मिलेगा कि कोई भी समुदाय के मंत्री एक तरफा फैसला नहीं ले पाएंगे। कई बार मान लो ऐसा होता है कि अगर डच भाषी लोग ज्यादा है, मान लो 70% है और ये 30% है, तो इसमें से 7 लोग ले लिए मान लो मंत्री, इसमें 3 मंत्री ले लिए, तो बेटा जो 7 मंत्री जो फैसला करेंगे वो फैसला मान्य होगा। तो इसका मतलब फिर इनका तो फिर हमेशा ही फैसला नहीं रहेगा, इनके हितों की बात तो कभी भी नहीं की जाएगी सरकार के अंदर। इसलिए सरकार ने क्या कदम उठाया, संविधान में ये प्रावधान किया कि भाई किसी भी कितनी भी आबादी हो इनकी, लेकिन मंत्री दोनों के बराबर बराबर होंगे। अगर है तो 5-5 तो दोनों के 5-5 ही होंगे। इसका फायदा हमको ये मिलेगा कि कोई भी समुदाय जो है उस समुदाय के मंत्री एक तरफा फैसला अपने हित में नहीं ले सकेंगे। जो फैसला होगा वो देश की पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए होगा। दूसरी बात, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार अब केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करेगी। जो सारी शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन थी, जो सारी शक्तियां केंद्र सरकार को मिली हुई थी, वो केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई। और राज्य सरकारों को ये देने के बाद भी ये हुआ कि वो सरकारें अपने स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष रूप से अपना काम करेंगी। वो सरकार केंद्र सरकार के अधीन में रहकर काम नहीं करेंगी, उनके दबाव में, अधीन का मतलब उनके दबाव में नहीं रहेंगी। कोई भी फैसला, कोई भी विकास कार्य, कोई भी काम जो करेंगी वो अपने क्षेत्र में निष्पक्ष होकर के करेंगी, उनके ऊपर किसी का जोर दबाव नहीं होगा केंद्र सरकार से संबंधित। तीसरी बात, ब्रुसेल्स में हमें पता है कि ब्रुसेल्स में क्या था, डच जो थे वहां पर अल्पसंख्यक थे और जो फ्रेंच भाषी थे वो बहुसंख्यक थे। और आप देश में डच बहुसंख्यक थे, लेकिन ब्रुसेल्स जो राजधानी थी उसमें अल्पसंख्यक थे और फ्रेंच भाषी जो थे वो बहुसंख्यक थे। अब क्या किया ब्रुसेल्स में अलग सरकार और उसमें दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व की फ्रेंच भाषी लोगों ने स्वीकार किया प्रतिनिधित्व। यहां पर भी क्या किया उन्होंने, यहाँ की जो सरकार थी ब्रुसेल्स की, उसमें डच और फ्रेंच भाषी लोगों के दोनों की जो प्रतिनिधित्व था वो बराबर बराबर। डच और फ्रेंच समुदाय जो थे उनकी सरकार का जो प्रतिनिधित्व था वहां पर, वो दोनों का बराबर वहां भी कायम किया गया, जिसमें फ्रेंच भाषी लोग बहुसंख्यक थे, उन्होंने खुश होकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ब्रुसेल्स राजधानी में सरकार में प्रतिनिधित्व दोनों समुदायों का बराबर बराबर किया गया, जबकि वहां पर फ्रेंच भाषी लोग ये कह सकते थे कि हमें प्रतिनिधित्व अधिक चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा संख्या में हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने सहर्ष उस प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। क्योंकि फ्रेंच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में, अगर यहां पर ये फ्रेंच भाषी लोग विरोध करते हैं इस बात का, तो फिर यहां पर केंद्र सरकार में भी इनको उस विरोध का सामना करना पड़ता। यहां पर डच भाषी लोग इस बात को उठा सकते थे। इसलिए जब यहां पर डच भाषी लोगों ने स्वीकार कर लिया खुश होकर के, तो ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच भाषियों ने यह सहर्ष स्वीकार कर लिया। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहां पर एक तीसरी सरकार और काम करती है, जिसको नाम है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार
यानी समुदाय की सरकार, सभी समुदाय की सरकार। इस सरकार का गठन सभी भाषा लोग करते थे, जिसमें इस सरकार में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार इस सरकार को दिया गया था। और इस सरकार का जो गठन होता था वो क्या है कि फ्रेंच, जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग जहां भी वो रहते हैं उन सबको मिलकर के इस सरकार को चुनना होता था। फ्रेंच या जर्मन भाषी जो लोग थे, वो चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन भाषी कोई भी हो, चाहे वो कहीं भी रहते हो, उन सबको मिलकर के इस सरकार का संगठन बनाना था, इसका निर्माण करना होता था। और इस सरकार को शिक्षा पर, आपकी संस्कृति पर और भाषा पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया। अब ये जो मॉडल था बेल्जियम की शासन व्यवस्था का, ये मॉडल भले ही थोड़ा पेचीदा था, भले ही थोड़ा टफ था, लेकिन कारगर साबित हुआ। ये एक मॉडल माना गया सरकार का। बच्चों, अब हमें ये देखना है कि किस सरकार ने दोनों देशों की सरकारों में से अच्छा काम किया। अब हम बात दोनों सरकारों को पढ़ने के बाद हम इस बात पर पहुंचेंगे कि किस देश की सरकार का कार्य अच्छा रहा। अब उस कार्य अच्छा होने का जो परिणाम मिलेगा सरकार को, वो ये मिलेगा कि जिस देश में सरकार जनता के हित में काम कर पाई, पूरी जनता को कवर कर पाई, पूरी जनता के हित में अपनी सेवाएं दे पाई, वो जनता जब सरकार के साथ मिल जाती है, सरकार का जब सहयोग करती है, वही सत्ता की साझेदारी है। सत्ता में साझेदारी देना यानी जनता का सरकार के साथ मिलकर के काम करना। भले ही उनको शक्तियां बांटी गई, सरकार ने शक्तियां दे दी, सरकार ने शक्तियों के केंद्रीकरण कर दिया, लेकिन परिणाम में उनको क्या मिला कि जनता उनके साथ मिलकर के काम करने लगी। तो आपको क्या लगता है किस देश की जनता ने सरकार के साथ मिलकर के काम किया होगा? किस देश की जनता ने सरकार के साथ में हित में काम किया होगा, उनके साथ सहयोग का भाव अपनाया होगा? यह हम अपने आप आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस देश की सरकार ने गलत काम किया, किस देश की सरकार ने अच्छा काम किया। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है और आगे पढ़ेंगे। इससे आगे हम देखेंगे कि हमें सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है, क्या अगर ये सत्ता में साझेदारी जनता की नहीं होगी तो भी काम चल सकता है, क्या ऐसा संभव है? इस बात को हम अगली क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।